हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 20, जिसमें हम बात करेंगे ये आर्टिकल क्या है और इसमें जो 3 क्लोजेस हैं वो क्या कहते हैं, उसको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखने, ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 देखो, ये अगर हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम। अब क्या फ्रीडम होगी, किसके बारे में बात करेगा, उसको हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर यदि मैं बात करूं आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। पहले हम यहां से वो 4 मेन टर्म्स निकालते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है प्रोटेक्शन, मतलब ये बचा रहा है किससे? स्टेट से। ठीक है, तो क्या, तो पहला पॉइंट, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो सिंपल है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये किसके अगेंस्ट होगा? भाई अगर कोई केस होता है तो डेफिनेट है वो स्टेट ही बात करेगा। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट ओनली स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट, नॉट फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, थर्ड थिंग कि अगर ये बात करें हम किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए या फिर सिटीजन्स प्लस फॉरेनर दोनों के लिए, तो ये दोनों के लिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन, नो पर्सन, नो पर्सन, मतलब यहां पे सिटीजन्स प्लस फॉरेनर दोनों के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये है फॉर पर्सन या सिटीजन्स प्लस फॉरेनर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट, क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलती है। क्या होंगी वो भी देखेंगे अभी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास में इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं, और ये है पहली टर्म है हमारे पास में, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। पहले इस बात को समझते हैं, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या है। देखो, ऑफेंस कह लो या हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो कोई भी अगर केस होगा, कोई भी केस हो रहा है, वो 2 तरीके से हो सकता है। अगर हम किसी भी केस की बात करें तो वो 2 हो सकते हैं। देखो, ऑफेंस क्या है वो हम आगे चल के कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, आर्टिकल 22 में पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको केस समझिएगा कि केस का मतलब है 2 तरीके से, या तो एक सिविल होगा, सिविल केस, या दूसरा होगा क्रिमिनल केस। ठीक है, सिविल केस होते हैं जिसके अंदर एक तरीके से हम बात करें, जैसे हमारे पास नॉर्मल कि कोई दहेज का केस हो गया, या हम बात करें तो किसी छोटी मोटी लड़ाई होगी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पे जो भी बात होगी जिससे रिलेटेड जो भी बंदा करेगा, ठीक है, तो वो टर्म इसके लिए यूज होगी लायबिलिटी की। लायबिलिटी मतलब यहां पे एक तरीके से फाइन दिया जाएगा कि हाँ भाई आपको, आपके ऊपर इतने रुपए का फाइन लगाया जाता है, इस तरीके से यहां पे बोला जाता है लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा केस बात करें जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल केस, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी का रेप हो गया, इस तरीके से, तो जो ये केस बनेंगे इसको बोलते हैं क्रिमिनल, और इसमें जो बंदा होगा उसको बोलते हैं कन्विक्टेड। ठीक है, कन्विक्टेड, इसी से हमारे पास आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो अगर मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करूं जिसमें बात हो रही है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसकी रेस्पेक्ट में? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब अगर इस आर्टिकल से हम कंक्लूजन निकालना चाहें तो ये किससे रिलेटेड है? क्या ये सिविल केसेस से रिलेटेड है? नहीं, ये किससे रिलेटेड है? ओनली अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है। ये सिविल केसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि सिविल केस होगा उसमें भी यही होगा, नहीं। पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, ये क्रिमिनल केसेस के लिए हमारे पास आर्टिकल 20 डिफाइन करेगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? इसी के बारे में हमारे पास ये जो 3 क्लोजेस है, 1, 2 और 3, ये बताएंगे कि हमें क्या फ्रीडम है। ठीक है,
पॉइंट क्लियर? तो इस चीज को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 20 में। पॉइंट क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 20 क्लोज 1, इसको रीड करना शुरू करते हैं। देखो पहली चीज है हमारे पास, दैट इज नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड। ठीक है, तो टर्म समझ आ गई। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट, किसके अलावा? फॉर वॉयलेशन ऑफ लॉ, वॉयलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, और इसी को अगर हम कीवर्ड, अगर एक छोटे टर्म में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, या हम इसको एक सिंपल कीवर्ड में इंडिकेट करने की कोशिश करें, तो इसके लिए कीवर्ड जो आप यूज कर सकते हो वो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। क्या मतलब है इसका? मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन मतलब समझो, मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये कोई भी ए बंदा है, ए, ठीक है, ठीक है, इसने कोई केस किया, मान लो कोई भी एक ईयर हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसने 2000 में इसने कोई केस किया। ठीक है, अब इस केस, इस टाइम पर जब इसने केस किया, ठीक है, कभी भी कोई भी डेट हो सकती है, 1 जनवरी 2000 को इसने कोई केस किया। ठीक है, किसी भी तरीके का क्राइम हो सकता है वो। अब उसके बाद जब 2000 में हमारे पास में क्या होता है, इस केस से रिलेटेड मान लीजिए उसने एक मर्डर किया, और इस मर्डर में ये होता था कि उस टाइम में जो लॉ बना हुआ है, उस लॉ में था कि मर्डर की 3 साल की सजा है। सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेने के लिए कि इस टाइम पे 3 साल की सजा है। ठीक है, अब यहां से इसका केस चला, उसके बाद मान लो 2 साल बाद इसी केस की रिलेटेड बात करते हैं कि 2 साल बाद थोड़ा सा लॉ में चेंज आ गया, और गवर्नमेंट ने लॉ में चेंज किया और कह दिया कि अब से अगर कोई भी मर्डर होता है, कोई भी किसी भी तरीके का इस तरीके का क्राइम होता है, तो उसकी सजा हम बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ा के 3 साल से 6 साल कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब इस भाई साहब का केस चला हुआ है, इसकी जजमेंट आती है, कभी भी एक ईयर ले लेते, मान लेते 2010 में। ठीक है, इस केस की जजमेंट आती है। यहां पे अब जब इस बंदे को जो भी सजा मिली है, वो सजा 3 साल से 6 साल, 6 साल की मिलनी चाहिए या फिर इसको 3 साल की मिलनी चाहिए, वो सारे का सारा खेल डिपेंड करेगा कि ये किस साल इसने क्राइम किया था। इसने क्राइम किया 2000 में, और जो जजमेंट में चेंज आया है, जो भी इसमें लॉ में जो चेंज आया है, वो चेंज आया 2002 में। मतलब एक्स पोस्ट, जिस टाइम पर क्राइम हुआ है उस टाइम पे क्या लॉ है, मेन चीज डिपेंड करेगी उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बाद में इसमें जो भी चेंज आ रहा है इस हिसाब से इसको पनिशमेंट दी जाएगी, नहीं। पनिशमेंट मिलेगी, वो मिलेगी किस बेसिस पे? वो मिलेगी जिस टाइम पर उसने क्राइम किया है। बस वही सेम चीज बोल रहे हैं क्या, कि अगर हम बात करें नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट, अगर यदि वो वॉयलेट करता है ऑफ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। पॉइंट समझ आ गया? टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस नोर बी सब्जेक्टेड और पेनल्टी ग्रेटर देन, कि उस टाइम पर जो भी सजा होगी वही उसको सजा मिलेगी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये क्रिमिनल केसेस के बारे में बात हो रही है। तो अगर मान लो सपोज करो हम बात करें किसी सिविल केस में, कोई भी एक सिविल केस हो सकता है, वहां पर ये चीजें पॉसिबल है। रेट्रोस्पेक्टिव, नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या है? देखो अगर मैं बात करता हूं, मान लो कोई भी एक सिविल केस है, ठीक है, उसमें
कोई भी सिविल केस ले लो या एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लेते हैं गवर्नमेंट बोल दे कि भाई अब से हम टैक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कहा अभी फिलहाल के लिए 2026 में, ठीक है, अभी तक जो चल रहा है वो चल रहा है 20% का। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अभी तक हम 20% का टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट चेंज कर दे कि 2025 के बाद से जितने भी लोगों ने जो टैक्स भर रहे थे अब से वो लोग 30% टैक्स पे करेंगे 2025 के बाद से, ठीक है। 2026 में टैक्स चल रहा है, अभी फिलहाल के लिए 20 चल रहे हैं, 2025 में भी 20 था, 2025 में भी 20 है, 2026 में भी 20% ही है। लेकिन अब गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आई और वो कह रही है कि नहीं, अब से 20 नहीं, अब से 30% दोगे, और ये बात कब से लागू हो जाएगी, 2025 के टाइम से ही पे करना पड़ेगा। मतलब अब लोग जो भर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको पिछले 1 साल का भी पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां नहीं है वो केस कि 2000 में जो केस हुआ था, 2002 में इसकी सजा को 3 से 6 ईयर कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि इस बंदे को और 3 साल एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में हमें ये नहीं देखने को मिलेगा। जिस टाइम पर जो भी केस है, जिस ईयर में केस हुआ है, उसी साल जो भी लॉ होगा उसी का इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा नहीं होगा। सिविल केसेस में पूरे का पूरा जिस टाइम पर हुआ है वो देखा जाएगा, और जिस टाइम पर जजमेंट आ रही है, जिस टाइम पर केस की सुनवाई हो रही है, उसके बारे में देखा जाएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखना है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। सिंपल सा कीवर्ड है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में आर्टिकल 20 क्लोज 2 के बारे में, ठीक है। देखो हमारे पास बोल रहे हैं नो पर्सन, इसको रीड करते हैं एक बार। देखो, नो पर्सन shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। एक बार से ज्यादा उसको सजा नहीं मिल सकती। इसके लिए आप जो कीवर्ड यूज करेंगे वो कीवर्ड होगा दैट इज नो डबल जियोपार्डी। इसके लिए आप ये टर्म यूज करेंगे, नो डबल जियोपार्डी। क्या मतलब है इसका, उसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं ये कोई ए बंदा है, इसको कोई इससे क्राइम हुआ और उस क्राइम की ये सजा लेके आ चुके, इसकी पनिशमेंट पूरी हो चुकी है 3 साल की, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ये बाहर आ गए, अब दोबारा से सोच रहे हैं कि भाई पुलिस वाले हैं, मान लो सपोज करो एक एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने सोचा यार इस बंदे को दोबारा से कैसे फंसाए, तो दोबारा से इसके ऊपर केस कर दो। क्या कि तूने उस टाइम में ये केस किया था, लो अब तेरे को दोबारा से हम जेल में डालते हैं। नहीं, एक बंदा जो केस हुआ उसके साथ में, उसकी अगर उसने पनिशमेंट को कंप्लीट कर लिया है, अब उसको वापस से उसको दोबारा से सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। सेम केस के लिए सेम पनिशमेंट नहीं दी जा सकती या रिपीट नहीं की जा सकती है। अब आप कहोगे क्लास में तो ऐसा हो जाता है कि मान लो सपोज करो कोई भी बच्चा है, उसके साथ में मान लेते हैं उसने कोई गलती की, उसको पकड़ा, उसको पीट दिया। अब उसके बाद उसके घर वाले आए, उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, तो उसके घर वाले भी पीटने लगे। सेम क्राइम, टीचर ने भी पिटाई कर दी बच्चे की, तो घर वाले भी पिटाई कर रहे हैं। ये अलग है, इंडिविजुअल के केस में बात अलग है। स्टेट के बारे में बात हो रही है और क्राइम से रिलेटेड बात हो रही है। उसमें क्या बात हो रही है, अगर यदि किसी ने भी, यहां पे क्या बोल रहा है, shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। एक बार से ज्यादा सजा एक क्राइम के लिए, एक के लिए नहीं हो सकती। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब इसी के बारे में बात करें तो सिविल केसेस में ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक आईएएस ऑफिसर है, इसने कोई भी ब्राइबरी की,
ठीक है, मान लेते हैं x करोड़ रुपए की कर दिया इसने। अब यहां पे इसके ऊपर केस चला। अब वो केस दोनों जगह से हो सकता है। पहला, स्टेट तो कर ही रहे, स्टेट तो कर ही रहा है, साथ में डिपार्टमेंट भी इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है कि भाई बताइए आपने इस तरीके से क्यों किया। कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी के बारे में बात हो रही है तो उसने किया, पॉइंट क्लियर। तो स्टेट भी कर रहा है और डिपार्टमेंट भी। क्राइम क्या है, इतने करोड़ का जो भी घपला हुआ है उसके बारे में केस है और उससे रिलेटेड दो जगह पे सेम क्राइम के लिए रिगार्डिंग बातें हो रही है। पॉइंट क्लियर। तो क्रिमिनल केसेस में एक क्राइम का दो बार पनिशमेंट नहीं हो सकती। क्लियर, ये हमारे पास में आर्टिकल 20 क्लोज 2 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लोज 3 के बारे में। देखो आर्टिकल 20 क्लोज 3 क्या कहते हैं, नो पर्सन, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, इसको देखिएगा, इनके लिए अगर टर्म यूज करें तो यहां पे लिखेंगे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, देखो इसका मतलब समझिएगा। अगर यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो सपोज करो मेरे सामने कोई भी बंदा खड़ा है, पुलिस क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, जेल में लेके गई। मान लेते हैं कोई भी क्राइम किया किसी बंदे ने, उसको पुलिस पकड़ के और उसको जेल में लेके चली गई। और वहां पे जेल में उसकी पिटाई हो रही है और पिटाई करके जबरदस्ती उससे उगलवा लिया कि भाई तूने ये क्राइम किया है। ठीक है, तो ये बंदा खुद गवाही दे रहा है अपने ही खिलाफ, अपने ही खिलाफ। तो इसके बारे में बात हो रही है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, खुद के बारे में गवाही नहीं दे सकता है, ये जो टर्म हमारे पास में लिखी गई है, राइट टू साइलेंस, राइट टू साइलेंस, ये लिखा गया है यूएसए के कॉन्सेप्ट में दो जगह पे। अगर हम बात करें यूएसए में तो इसको इंक्लूड किया गया 5th अमेंडमेंट एक्ट में, 5th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इंडिया में तो ये बात हो रही है हमारे पास में आर्टिकल 20 क्लोज 3 में, राइट टू साइलेंस। आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते या इसको नहीं माना जाएगा। क्या हुआ, यूएसए में ये कहां से आया, तो यूएसए में एक केस होता है जिसका नाम है मिरांडा वर्सेस अरिजोना 1966 में। ठीक है, एक केस आया। उस केस में क्या हुआ, ये जो बंदा है मिरांडा, ये एक तरीके से ये कहें इसने रेप किया। ठीक है, और छोटी बच्ची थी, उसका रेप किया, इसको पकड़ के पुलिस जेल में लेके चली गई। वहां पर इसका एक फ्रेंड आया, उसने इससे पूछा कि क्या हुआ। ठीक है, जेल में है ये, तो इसने अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे अगेंस्ट पुलिस ने मेरे को टॉर्चर किया, मेरे साथ मारपीट की और वहां पे मेरे से उन्होंने कन्फेस करवाया कि तूने ही क्राइम किया है। मैंने पुलिस के सामने इसको कन्फेस किया। अब पुलिस क्योंकि मार रही थी तो मेरे को कन्फेस करना पड़ा। अब पुलिस की कन्फेशन की सच मानते हुए मेरे को जेल में डाल दिया। ठीक है, इसी चीज को लेके इसके फ्रेंड ने इस बात को बताया उसके वकील को कि भाई देखो इस तरीके से मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ है और वो आज जेल में है। उसके फ्रेंड ने जाके यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में वहां पे कंप्लेन की, वहां पे फाइल किया, केस फाइल हुआ। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी, सारी बातें देखी कि किस तरीके से पुलिस के टॉर्चर की वजह से कोई बंदा अपने ही अगेंस्ट गवाही दे रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5:4 में इस जजमेंट को ओवरटर्न किया और वहां पे बोला कि भाई ध्यान देना, आगे से पुलिस के सामने अगर आप कोई भी कन्फेशन करते हैं तो उसको एक एविडेंस नहीं माना जाएगा। आपको अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए
बाधित नहीं किया जा सकता है। यह एक तरीके से हम बोले राइट टू साइलेंस, रहने का अधिकार है। इसी को बोला कि पुलिस वार्निंग दे सकती है, वार्न कर सकती है आपको, तो इसको भी बोलते हैं हम मिरांडा वार्निंग। मिरांडा वार्निंग। आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मिरांडा वार्निंग किससे रिलेटेड है, तो मिरांडा वार्निंग राइट टू साइलेंस से ही रिलेटेड है, आर्टिकल 20 क्लोज 3 से रिलेटेड है। पॉइंट क्लियर। इसी में हमारे पास बोला कि आपको चुप रहने का अधिकार है, आप अपना खुद से वकील कर सकते हो, उसके सामने अपनी बातें रखिए, वो आपसे रिलेटेड बातें करेगा। आपको अपने ही अगेंस्ट किसी भी तरीके की गवाही देने की, या आप, क्योंकि ये हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि ये पूरी तरीके से क्या है, ब्रेन मैपिंग ये भी नहीं हो सकती है एंड सो ऑन। तो आपको अभी फिलहाल यही समझना है। 22 में, आर्टिकल 22 में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपने अगेंस्ट बोलो, कि जबरदस्ती आपसे नहीं बुलवाया जा सकता कि हां आपने क्राइम किया है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास में 3 फ्रीडम है, 1, 2 एंड 3। पहली फ्रीडम किससे रिलेटेड है कि आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, जिस टाइम पे जो क्राइम हुआ है उसी की ही सजा आपको मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, नो पर्सन पनिश्ड एक बार से ज्यादा, आपने कोई क्राइम किया उसकी पनिशमेंट एक बार ही मिलेगी, बार बार उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज क्या, दैट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। क्लियर? इसको नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे पास आर्टिकल 20 है। पॉइंट क्लियर? तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।